नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मंत्रा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम अर्थव्यवस्था की इकोनॉमिक्स की शुरुआत करेंगे। बेसिक चीजों को डिस्कस करने के साथ साथ में सभी जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे पॉइंट यहाँ पे रखे गए हैं, डिस्कस किए जाएंगे आप सभी के साथ बारी बारी से। और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अर्थव्यवस्था क्या होता है, ये आय व्यय इन सब का लेखा जोखा प्लस जितने भी इकोनॉमिक टर्म्स हैं उन सब के बारे में डिस्कशन, क्या समितियां बनी, क्या सुधार हुआ, किस किस चीजों का प्रयोग हो रहा है और पहले ऐतिहासिक जो बैकग्राउंड रहा है इनका वो क्या रहा है, अब उनमें संशोधन करके क्या नई चीजें आई हैं। उसके बाद बैंकिंग वगैरह जब डिस्कस करेंगे तो वहां पे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, ये सब सारी चीजें आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका देख लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक क्या क्या परिवर्तन हुआ और क्या क्या चीजें पहले रही थी इसमें। भारत का जो पहला बजट है 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक के लिए पेश किया गया था। इस बजट में खाद्यान्न उत्पादन, रक्षा सेवाओं और सिविल व्यय पे विशेष ध्यान दिया गया था। रीजन क्या था, इंडिया आजाद हुआ था, उसके बाद इन सब सारी चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत थी और इसीलिए इन्हीं पर विशेष ध्यान दिया गया था। 1947-48 में खाद्यान्न की अत्यधिक कमी थी, इसलिए खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई थी। पहले बजट में पूछा गया था तो आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई थी। संविधान अपनाकर देश को गणतंत्र घोषित करने के बाद पहला बजट 1950 से 51 में बना। इस बजट का मुख्य जो उद्देश्य था योजना आयोग का गठन, अभी हम बताएंगे अब उसमें कब हुआ है, अब पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। फिर कृषि को प्राथमिकता दी गई है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि पहला जो योजना आयोग था या पहला पंचवर्षीय जो योजना था उसमें किस चीज को प्राथमिकता दी गई थी, तो कृषि को, और बजट में भी इसी चीज को दिया गया था। स्वदेशी वस्तुओं 1951 में स्वदेशी जैसे जूट से बने सामान, कच्चे ऊन, कच्चे कपास में मांग में बढ़ोतरी दर्ज करी गई। और हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, नेहरू सरकार द्वारा औद्योगिक अधिनियम, विभाग और विनियमन लागू किया गया, इसे IDR अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। अब 1950 ये 55 ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इंपीरियल बैंक था जो 1955 में, वो भारतीय स्टेट बैंक के रूप में राष्ट्रीयकरण किया गया और 200 बीमा कंपनियों, प्रोविडेंट सोसाइटियों को मिलाकर लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया LIC का गठन किया गया। 1956 में सरकार ने औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाने की घोषणा की। वहीं निजी क्षेत्र में जहां भी संभव हो सका निवेश के माध्यम से इसको वर्गीकृत किया गया और इनको कई जो अनुसूचियां थी उसमें डिवाइड किया गया था। देखिए, अब ये प्रश्न नहीं पूछा जाता, ठीक है। देखिए, ये सब सारे प्रश्न जब से आपका योजना आयोग खत्म हुआ है तब से, जो पंचवर्षीय योजना खत्म हुआ है तब से ये सारी चीजें मतलब लैप्स कर दी गई हैं। डिटेल्स के लिए हम आपको PDF के तौर पे इसको अवेलेबल करा देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको यहां से डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से डिस्कस कर लेते हैं। 1947 से 90 के दौर में दो विशेष प्रकार की क्रांतियां देखने को मिली। पहला क्या था, हरित क्रांति था, दूसरा क्या था, श्वेत क्रांति। हरित क्रांति जैसे खाद्य उत्पादन में और श्वेत क्रांति आपका दुग्ध उत्पादन में। इन क्रांतियों ने भारत को सक्षम बनाने के साथ ही उनकी आयात निर्भरता को भी काफी हद तक कम कर दिया था और पूरा डिटेल्स में है। और उदारीकरण की शुरुआत कब की गई थी, यह प्रश्न पूछा गया है कई बार आपको, तो 1991 में किया गया था। और हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार साल 1991 के आसपास में अब तक के सबसे खराब हालत में, ये हटाइए इसको, बस एक बार आप याद कर उसको ध्यान रख लीजिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी थे और इनका बहुत बड़ा योगदान है भारत को दिवालिया से बचाने के लिए, क्योंकि उस टाइम कंडीशन बहुत ही बुरी हो गई थी। चलिए अगला देख लेते हैं। इसी कारण उस स्टेटमेंट को मेंशन कर दिया गया था। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन 1946 में गठित किस समिति के आधार पर यह बना था, तो ये केसी नियोगित संस्तुति पर देश के संपूर्ण आर्थिक क्षेत्र पुनर्निर्माण के लिए 15 मार्च, देख लीजिए यहाँ पे डेट को सबसे ज्यादा याद रखना है। कई बार देखिए, योजना आयोग भले खत्म कर दिया गया है लेकिन कई बार ऑप्शन में नीति आयोग, योजना आयोग, इनको डेट के हिसाब से पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। 15 मार्च 1950 को किस समिति की सिफारिश पे, केसी नियोगी समिति की सिफारिश पे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, कौन थे उपाध्यक्ष, गुलजारी लाल नंदा। और प्रधानमंत्री इसके योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इस आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष जो थे मोन्टेंग सिंह अहलुवालिया थे।
इस आयोग को 17 अगस्त 2014 को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग, इसका फुल फॉर्म है, कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अच्छा देखिए, एक चीज और मैं बता दूं, कई बार इसको हिंदी में लिखा होता है, तो आपका जो क्वेश्चन है उसको इंग्लिश वर्जन में भी देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं देख लेते हैं। यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको यहाँ पे लिया गया है, सब सारी चीजें डिस्कस की गई। देखिए, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था या पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956 के बीच में थी। ये हैराल्ड डोमर के मॉडल पे आधारित है। किसके? हैराल्ड डोमर के मॉडल पे। इस योजना में मुख्य प्राथमिकता, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया आप सभी को, कृषि एवं सिंचाई को दिया था और इसी योजना में भाखड़ा नागल, दामोदर नदी घाटी परियोजना एवं हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत की गई। हीराकुंड परियोजना आपको जब पूछा जाए तो ये कहाँ पे है? महानदी के ऊपर है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इसमें इस योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम्युनिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम 1952 में शुरुआत की गई। अभी जो आपका लेखपाल का एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 5 ईयर का गैप रह रहा था। और अभी मैं बताऊंगा कि कुछ योजना में मतलब बहुत जल्दी खत्म कर दी गई थी, कुछ योजना के बाद योजना अवकाश भी रहा था। ठीक है, तो वो सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो नेहरू महालनोबिस में मॉडल पे आधारित थी। यह योजना आधारभूत तथा भारी उद्योग की प्रदान थी, मतलब इसकी विशेषता यही थी। राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। ठीक है, इसके अतिरिक्त इंटीग्रल कोच फैक्ट्री एवं चितरंजन लोकोमोटिव आदि इस योजना काल के समय ही स्थापित किए गए थे। 1956 में नई औद्योगिक नीति लाई गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना आयोग के थ्रू। अब देख लेते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना आयोग। इसका जो टाइम पीरियड है फिर से 5 साल का उसमें ये रहेगा, 1961 से 1966। इस योजना महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल, जिसमें सुखमय चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल तथा जेसी सेंड्री का डेमोन्स्ट्रेशन प्लानिंग मॉडल, इनका प्रभाव देखा जा सकता है। वर्ष 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई जो होता है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई की स्थापना की गई। किस ईयर में की गई? यूटीआई की और आईडीबीआई की 1964 में। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान है। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं। अगला है, इस योजना के अंतर्गत 1964 में सोवियत संघ रूस के सहयोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सोवियत संघ रूस के सहयोग से 1964 में बोकारो झारखंड में बोकारो आयरन में स्टील कंपनी की स्थापना की गई। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे चौथी पंचवर्षीय योजना आयोग। ठीक है, 69 to 74, 1969 से लेके 1974 तक। इस योजना के अंतर्गत एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस के अंतर्गत 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो प्रश्न है, पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस ईयर में किया गया था? तो 1969 में किया गया था। इस योजना के समय ही परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया। किस योजना के थ्रू? चौथी पंचवर्षीय योजना के थ्रू। यह योजना डीआर गाडगिल द्वारा तैयार मुक्त निरंतरता मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का उद्देश्य कृषि औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था, रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन करना तथा सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करना। इस योजना में अवधि में श्वेत क्रांति का प्रारंभ किया गया। तो कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान श्वेत क्रांति स्टार्ट की गई थी? तो ये थी चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना। अब मैंने अभी आप सभी को बताया था कि कुछ टाइम पहले कुछ योजनाओं को समाप्त कर दिया गया था, तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। एक साल पहले इसको समाप्त कर दिया गया था। यह योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना को जनता सरकार द्वारा 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था। इस योजना का लक्ष्य गरीबी उन्मूलन, ठीक है, गरीबी हटाओ या गरीबी उन्मूलन करके पूछा गया है कई बार प्रश्न। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? पांचवी पंचवर्षीय योजना। इस योजना में निर्यात प्रोत्साहन और आयात प्रतिस्थापन पर बल दिया गया। इस योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। इस योजना की अवधि में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया। ये लास्ट वाली लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छठी पंचवर्षीय योजना क्या है? अच्छा देखिए, इसमें फिर योजना अवकाश था 3 साल का, उसके बाद इसको चालू किया जाता है।
छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के बीच में। भारत में छठी जो पंचवर्षीय योजना थी आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इसमें गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर बल दिया गया। इस योजना में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। प्रश्न ये बार पूछा जा चुका है कई बार कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये छठी पंचवर्षीय योजना थी। 6 बैंकों, छठी पंचवर्षीय योजना, ये याद कर सकते हैं आप। ग्रामीण बेरोजगारी के उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम IRDP, NREP, ट्राइसेम, द्वारका, RLEGP ये सब लागू किए गए थे। और ये जो जितने भी स्कीम है, जब आप लेखपाल की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, ये सारी योजनाओं को आपने पढ़ा होगा। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना यहां से देख लेते हैं 1985 से 1990। इस योजना में भारी तथा पूंजी प्रधान उद्योग के स्थान पे कृषि, लघु एवं मध्यम उद्योगों पर के विकास पर बल दिया गया। इस योजना में गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय विषमता को दूर करने का प्रयास किया गया। जहां जहां देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वहां मैं चीजों को मार्क कर दूंगा या फिर रेक्टेंगल में उसको क्लोज करूंगा, तो ये आप ध्यान रखिए। इस योजना के अंतर्गत इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। ये कौन सी योजना थी? ये 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादकता में वृद्धि थी। 8वीं देखिए एक क्वेश्चन और बनता है इसमें से, कौन सी बहुत सफलतम योजना थी, किस योजना के दौरान निगेटिव थे इंपैक्ट या जो वृद्धि का टारगेट रखा गया तो निगेटिव थे। जब से पंचवर्षीय योजना या योजना आयोग को समाप्त किया गया तब से ये प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आते, तो इस वजह से उस चीज को मेंशन यहाँ पे नहीं किया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 है। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास था। महिला ढोने की कुप्रथा का पूर्णतः समाप्त करना जो मुख्य उद्देश्य है या जो किया गया वो 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समता के साथ विकास करना। अब देखिए जैसे कहीं को हमने रेक्टेंगल में क्लोज किया था तो उसका मतलब था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब इसमें ये चीजें नहीं पूछी गई थी, लेकिन इस योजना में स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा को सुनिश्चित करना आदि था। इस योजना में पंचायती राज संस्थाओं, सहकारिताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं को बढ़ावा दिया। पंचायती राज जो आपका है आर्टिकल 40 और किस भाग में है? 9 में आपका, फिर 9 का बी में क्या हो जाएगा? सहकारी हो जाएगा। 9 का ए में क्या हो जाएगा? नगर पालिका हो जाएगा। ये आप सभी को सारी चीजें याद होंगी। ठीक है, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब जो आपकी पॉलिटी है शालिनी मैम के द्वारा पढ़ाया जाएगा, तो इसमें डिटेल में ये चीजें मेंशन की जाएंगी। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। 10वीं जो पंचवर्षीय योजना थी आगत निर्गत मॉडल पर आधारित। इस योजना सर्वाधिक बल कृषि पर था, जबकि ऊर्जा पर सर्वाधिक व्यय किया गया था। प्रारंभिक वर्ष में इस योजना का प्रारूप सर्व शिक्षा अभियान, यही सबसे ज्यादा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। किस योजना में? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। इस योजना का उद्देश्य अधिक तीव्र और ज्यादा समावेशी समृद्धि करना था। कौन सी योजना? 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 थी। तेज आर्थिक समृद्धि 9% प्रतिवर्ष जिसे संशोधित कर 8.1% कर दिया गया था, जो गरीबी को कम कर सके तथा रोजगार के अवसर बढ़ा सके। साक्षरता दर को 84% के स्तर तक पहुंचाना, जनसंख्या की 10 की वृद्धि 2001 से 2001 को कम करके 16.2% के स्तर पर लाना, ये लक्ष्य रखा गया था, जो कि पूर्णतः कंप्लीट नहीं हो पाया था। अगला देख लेते हैं और लास्ट वाला देख लेते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 थी। इसमें कई बार पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो ये विजय केलकर के द्वारा तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य तीव्रतम, धारणीय और अधिक समावेशी, और आज भी प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं कि जो अंतिम पंचवर्षीय योजना या 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तीव्रतर, धारणीय और अधिक समावेशी समृद्धि विकास था। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना देश की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि योजना प्रक्रिया वर्तमान में समाप्त कर दी गई है और इसी के स्थान पे अभी मैंने बताया कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की स्थापना सरकार के विचार मंच, थिंक टैंक के रूप में इसका कार्य करने के लिए स्टेबलाइज किया गया। कई सारी रिपोर्ट्स इनके द्वारा जारी की जाती है इंस्टीट्यूशन के द्वारा, वो भी सारी चीजें आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे बारी बारी से। इस आयोग की जो मुख्य भूमिका है, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व के विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर केंद्र तथा राज्य सरकारों को जरूरी रणनीतिक तथा तकनीकी परामर्श देने की होती है। इस आयोग में, यही मैं आपको बताने जा रहा था कि इस आयोग के जो समिति है, जो आयोग है, इसमें कौन कौन शामिल होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राज्य के मुख्यमंत्रियों, संघीय राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल तथा संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों की अहम भूमिका है या इनको पैनल में शामिल किया गया है।
नीति आयोग का स्वरूप योजना आयोग की तुलना में अधिक संघीय तथा विकेंद्रित बनाया गया है। नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया थे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अब इसको यहाँ से अर्थशास्त्र थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। बहुत सारे टर्म है, किस चीज पे बेस्ड है हमारी जो अर्थव्यवस्था है, वो सारी चीज हुआ है। वो है इकोनॉमिक्स का पहला जो इंट्रो वीडियो था, जिसमें सारी बेसिक डिटेल्स हमने आप सभी के साथ डिस्कस की थी, जिसमें योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना, ये सारी चीजें डिस्कस करी थी। और साथ ही साथ योजना आयोग के बाद में कौन से योजना आयोग को खत्म करके क्या लाया गया, नीति आयोग के बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने। 1 जनवरी 2015 को स्टार्टिंग हुआ था। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो अध्यक्ष होते हैं इसके, वो प्रधानमंत्री होते हैं। और बाकी और भी जो डिटेल्स हैं, उपाध्यक्ष वगैरह, ये टाइम पे चेंज होते रहते हैं। तो वो सारी चीजें हमने आप सभी के साथ डिस्कस करी थी। अब हम मुख्य अर्थव्यवस्था की तरफ से चलते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। देखिए, इकोनॉमिक टर्म्स में लेन देन, लेखा जोखा, ये सब जितनी भी सारी चीजें होती हैं, जिनकी नीतियां होती है, जो पैमाने होते हैं, क्या क्या मापक यूज किए जाते हैं, वो सारी चीजें हमारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। और इसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही हम ये सारी बेसिक डिटेल डिस्कस करते हैं। पहली जो सबसे लाइन दे रखी है इसमें, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कई बार एग्जाम में एक बार नहीं, कम से कम 20 से 25-30 बार पूछा जा चुका है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं, या कोई और एग्जाम्पल। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सामाजिक अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सम्मेलन होता है, या इसका समूह होता है, इसको मिलाकर बनता है। तो यहां से देख सकते हैं, पहला लाइन आपका यही लिखा हुआ है, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषता विद्यमान होती है। इसमें निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का योगदान होता है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था अभी हमने बताया, जैसे कई आप देखते होंगे पनडुब्बियां बनती हैं और ड्रोन बनते हैं, ये सब सारी चीजें होती हैं। भारत के सरकारी स्वामित्व का अधिपत्य तो होता ही है, साथ में निजी पूंजियां भी उसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है, निजी कंपनियां भी पार्टिसिपेट करती हैं। तो कुल मिला के उसका मतलब यही है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जितना आपका सिलेबस दिया गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी चीजें चल रही हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपका वीडियो या एक चैप्टर खत्म होता है, तो उससे रिलेटेड आपके लगभग 70 से 80 या 100 क्वेश्चन का एक सेट दिया जाता है, विथ आंसर की अवेलेबल कराई जाती है, ताकि आप बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। और साथ ही साथ जब आप हमारा बैच ज्वाइन करते हैं, तो उसमें डेली बेसिस पे आपके 50 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट कराया जाता है, जिसमें रैंकिंग वगैरह शो की जाती है। तो साइड में आप सभी को हमारा बैच ज्वाइन करने का पूरा डिटेल दे रहा है, तो आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था को देने वाले मशहूर ब्रिटिश अर्थशास्त्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन मेडार्न किन्स हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, जेएम किन्स। ठीक है, 1883 से 1946 तक इनकी जो टाइम पीरियड था, जिंदा थे ये। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व से, इनमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों की विशेषताओं का समाहित किया गया है। ये ऑलरेडी आप सभी को बताया जा चुका है। निजी संस्थाएं अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए काम करती हैं, बल्कि सरकारी क्षेत्र सभी नागरिक को कल्याण और विकास के लिए काम करते हैं। कुछ जो फैक्चुअल पॉइंट है वो आप सभी को यहाँ पे डिनोट किया गया है। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात देश में वर्ष 1948-1956 में आगे औद्योगिक नीतियों में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को सह अस्तित्व में लाने में मदद की है। इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए उदारीकरण के साथ निजी क्षेत्र के विस्तार और विकास के अवसर बने। मिश्रित अर्थव्यवस्था नागरिकों को अपना व्यवसाय चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। विकल्प के माध्यम से सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। रक्षा, बिजली, बैंकिंग, कुछ बुनियादी उद्योग जैसे एकाधिकार में रहता है। ठीक है, समाजवादी विचार के आधार पर आर्थिक नियोजन, सार्वजनिक क्षेत्र की उपस्थिति, राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक कार्यक्रम संसाधनों पर सरकारी नियंत्रण रहता है। जबकि पूंजीवादी जो विचारधारा होता है, उसमें श्रमिकों, व्यक्तिगत संपत्ति, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, प्रोत्साहन के अधिकार दिए जाते हैं। अच्छा, अभी आपने हाल ही में ईपीएफओ का एग्जाम दिया होगा, तो उसमें लेबर लॉस वगैरह ये सब पूछे जाते हैं। और ये सारी चीजें जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम होती है, जो श्रमिकों के लिए पर्टिकुलर जो एसेट्स होते हैं उनके लिए, और जो हमारे ट्रेड वगैरह होते हैं उनके लिए कई सारे रूल्स बनाए गए हैं। तो वो पूंजीवादी विचारधारा के अंतर्गत आती है। तो उसको वो चीज हमारे सिलेबस में नहीं, इसलिए उसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, और जो जो इंपॉर्टेंट है उसको जरूर करेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लाभ कौन है, सामाजिक कल्याण, दोनों को प्राथमिकता दी जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार मूल्य वितरण प्रणाली किसके माध्यम से, मूल्य वितरण प्रणाली के माध्यम से सार्वजनिक हित में कीमतों को विनियमित करती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था निजी संपत्ति बनाने रखने की अनुमति होती है, लेकिन संपत्ति और आय के समान वितरण पे जोर दिया जाता है। ठीक है, हालांकि ये किसी भी कंट्री में पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार हमेशा आर्थिक योजनाओं के नियमों के माध्यम से मिश्रित अर्थव्यवस्था की कुल मिलाकर कुछ विशेषताएं दे रखी है। सरकार मूल्य नियंत्रण रखती है और विनियमित करती है। आमतौर पर सरकार मूल्य प्रणाली में हस्तक्षेप नहीं करती है और उद्योग अपने माल की कीमतें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। हालांकि राष्ट्रीय संकट या आपत्ति की स्थिति में सरकार समय समय पर मूल्य नियंत्रण अपने हाथों में ले लेती है और पीडीएस के माध्यम से माल वितरित करती है, जैसे कोविड के टाइम में आप सभी ने देखा ही होगा। ठीक है, आधुनिक समय मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत और सार्वजनिक क्षेत्र के अतिरिक्त संयुक्त क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र का भी समावेश हुआ है, जिसमें व्यक्तिगत उद्यमी और सरकार दोनों से अस्तित्व के रूप में कार्य करते हैं, उद्यमी के रूप में क्रियाओं का संचालन करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का संचालन लोकतांत्रिक पद्धति पर किया जाता है और एकाधिकारी तानाशाही के उदय की कोई संभावना नहीं रहती। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सरकार केंद्रीकृत नियोजन सत्ता के माध्यम से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए भौतिक और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करती है। देखिए, लोकतांत्रिक पद्धति, अभी आपने एक चीज देखा होगा कि किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, एक तरीके से अगर जब ट्रेड हमारा बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है इन सब माध्यम से, तो वहीं सरकार हमारे किसानों का भी, जैसे अब आप सभी ने देखा होगा कि किसान 2022 तक किसानों की जो इनकम थी वो 2 टाइम्स करनी थी। ठीक है, उन सबके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम लाई, जिसमें किसान सम्मान निधि योजना भी है, उसमें 2-2 हजार रुपए पर 3 मंथ पे ये अवेलेबल कराई रही है सरकार। तो मतलब लोकतांत्रिक माध्यम से है कि मतलब जो वितरण प्रणाली है वो समान रूप से हर किसी वर्ग पे लागू हो। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता तो होती है, पूंजीवाद की तुलना में कम होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कीमत संयंत्र के संचालक को सरकार सामाजिक हित की दृष्टि से अपनी कीमत द्वारा नियंत्रित कर सकती है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र पे आमतौर पर एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते। निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र देश के समान लक्ष्य के लिए समन्वय करते हैं। आर्थिक महत्वपूर्ण बुनियादी भारी उद्योग सरकार द्वारा नियंत्रित हुए। भारत में बंदरगाह, तेल और पेट्रोलियम राजमार्ग सरकार के नियंत्रण में है। निजी, देखिए अब धीरे धीरे इनका इन्वेस्टमेंट इसमें जो है निजी, ठीक है, निजी कंपनियों का भी बढ़ रहा है। निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्र में अनुसंधान विकास को बहुत महत्व दिया जाता है। अच्छा, एक चीज और है कि जैसे जैसे जब हमारा नए ईयर का फाइनेंशियल ईयर का बजट आता है, तो सरकार हर साल एक चीज देखने को मिल रहा है कि किसी न किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो पूंजी निवेश है निजी कंपनियों का, वो 100% या लगभग 100% के आसपास में करती जा रही। तो वो चीजें हमें मतलब टाइम टू टाइम देखना है, जो कि चीजें आपको करंट अफेयर के माध्यम से अवेलेबल कराई जाएगी। निजी तथा सार्वजनिक प्रणाली में संसाधनों का आवंटन सबसे ज्यादा गरीब और अमीर पर ध्यान दिया जाता है, इसलिए संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाता है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन हुए हैं ना, उनके जो विकल्प के रूप में है, उन चीजों को यहाँ पे रखा गया ताकि इस माध्यम से आप सभी जो समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था के पर्टिकुलर जो विशेषताएं हैं, लक्षण हैं, उनको आप बेहतर तरीके से ध्यान दे सके। ठीक है, अगला देख लेते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था को वृद्धा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, दुर्घटना, मृत्यु बीमा आदि के द्वारा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा सर्पदंश, ठीक है, सर्पदंश मतलब सांप के काटने से जब मृत्यु होती है तो उनके द्वारा एक बीमा स्कीम चलाया गया है, मतलब उनकी डेथ होगी तो उनको 5 लाख रुपए मिलेगा। तो ये जो है सामाजिक सुरक्षा योजना है, इन्हीं के थ्रू लाई जाती है और समय समय पे कई चीजें लाई जाती है, तो उसको आपको याद रखना है। सरकार एक अधिकार को नियंत्रित करती है क्योंकि निजी उत्पाद में कमी करके कीमतों में वृद्धि करके भारी मुनाफा कराती। मिश्रित अर्थव्यवस्था द्वारा सभी में रखा जाता है। मूल्य तंत्र निजी क्षेत्र में संचालित होता है। बजट तंत्र क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र में संचालित होता है। निजी क्षेत्र में कुछ कीमतें सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, तो बिल्कुल सही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रशासित मूल्य फर्श, मूल्य छत, सब्सिडी कर और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ये एक विकल्प रहा है जिसको सही माना गया था कमीशन के द्वारा, तो उसको यहाँ पे सम्मिलित किया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा जहां एक और समाज में आय की असमताओं को कम करती है, वहीं गरीब वर्ग को सुविधा देकर सामाजिक, ये ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। ठीक है, अब देखिए इसमें अर्थव्यवस्था में योजनाओं के थ्रू आर्थिक नियोजक केंद्र, जैसे इसमें बताया गया भारतीय योजना आयोग पंचवर्षीय योजना बनाकर राष्ट्रीय विकास परिषद से उसका अनुमोदन, तो ये सारी चीजें आप सभी के साथ डिस्कस की जा चुकी है। हालांकि अभी सब चीजें क्या हो गई हैं, एंड हो गई हैं, लेकिन फिर भी आपका भी स्टार्ट हुआ था, कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चली थी, किस योजना का क्या सबसे महत्वपूर्ण वो था, ये सारी चीजें इसमें ध्यान रखनी है, जो कि ऑलरेडी आपके पहले बेसिक क्लास में बताया गया है। बुनियादी ढांचा विकास है तो डीवी केलकर की अध्यक्षता में सार्वजनिक निजी भागीदार मॉडल से संबंधित केलकर समिति की रिपोर्ट पे 28 सितंबर 2015 को जारी की गई थी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं सिलेबस के अनुसार कुछ आपका है। हरित क्रांति, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। देखिए जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में एक एक लाइन चीजें मेंशन की गई हैं, और नहीं भी मेंशन की गई हैं तो उनके इंटरनल सोर्स या प्रीवियस ईयर में बेस्ड ऑन क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनके आधार पर सोर्सों को कलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो इसके आधार पर चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं
हरित क्रांति, देखिए वर्ल्ड लेवल पे इसकी शुरुआत का जो सबसे ज्यादा श्रेय दिया गया था वो किसको दिया गया था? नॉर्मन बोरलॉग को। इस क्रांति को तीसरी पंचवर्षीय योजना में जुलाई 1966 में शुरू किया गया था। हरित क्रांति से आशय कृषि क्षेत्र में परंपरागत प्रणाली के स्थान पर आधुनिक प्रणाली के को अपनाने से हरित क्रांति के अंतर्गत उर्वरकों, कीटनाशकों, उन्नतशील बीजों का कृषि का यंत्रीकरण तथा सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करके उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। भारत में हरित क्रांति का प्रभाव लगभग सभी फसलों पर देखा जाता है, लेकिन यह है कि सभी फसलों पर क्या है, एक जैसा नहीं पड़ा। इसका सर्वाधिक जो लाभ है गेहूं, चावल, गन्ना और कपास पर पड़ा। कई बार ये विकल्प के रूप में पूछा गया है, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। मोटे अनाजों, दलहनी फसलों, ठीक है, तिलहनी फसलों, नगदी फसलों पर इसका प्रभाव सकारात्मक या अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ा। इसके साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों में भी एक समान प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए अब अगला प्रश्न मैं बता दे रहा हूं, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट किया जा रहा है और आज भी पूछा जाता है। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव भारत में कहां पे हुआ है? तो ये विकल्प के रूप में आपको देखने को मिलेगा उत्तर भारत के राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा में इसका अधिक प्रभाव पड़ा। वहीं दक्षिण भारत के राज्य में हरित क्रांति का बहुत कम प्रभाव पड़ा था। और भारत में यूपी में पश्चिमी यूपी पे सबसे ज्यादा इसका प्रभाव देखने को पड़ा था, मिला था, ठीक है। चलिए दूसरी हरित क्रांति से क्या मतलब है देख लेते हैं। इसमें द्वितीय हरित क्रांति 2010 में पूर्वी भारत से शुरू की गई है। इसके अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम को सम्मिलित किया गया है। इसे सतत क्रांति भी कहा जाता है, मतलब उसी का जो क्रमानुसार है, उसी जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, वो सब लागू किया जा रहा है धीरे धीरे ऐसे भी क्षेत्रों में जहां योजनाएं बहुत कम पहुंची। अब देखिए इंद्रधनुष क्रांति के घटक या ऐसी क्रांति और उनसे संबंधित क्षेत्र कौन कौन से, उनसे भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक बार हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके फिर देख लेते हैं। तो यहां पे देख ले रहे हैं, सबसे पहला जो है इसमें हरित क्रांति का आपने देख लिया खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति, या एक चीज आपको कई बार पूछा जाता है, ऑपरेशन फ्लड। क्या पूछा जाता है? ऑपरेशन फ्लड। तो यह है आपके दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति क्या है? तिलहन उत्पादन से। लाल क्रांति जो है वो टमाटर या मांस उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति जो क्या है? सेब उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। भूरी क्रांति क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। खाद्य श्रृंखला क्रांति जो है आपके खाद्यान्न, फसलों, सब्जियों को सड़ने से बचाने के लिए। स्वर्ण फाइबर क्रांति मतलब कुछ ऐसी क्रांति आपको देखने को मिलेंगी जो नई है या नए स्कीम के थ्रू शामिल की गई। यह है आपका स्वर्ण फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से है। सदाबहार क्रांति कृषि का समस्त विकास या सतत विकास आप कह सकते हैं। गोल्डन क्रांति समस्त बागवानी से ही है। चांदी फाइबर क्रांति है कपास उत्पादन या अंडा उत्पादन से है। श्वेत क्रांति को यहां पे फिर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। दुग्ध उत्पादन में तीव्र वृद्धि को श्वेत क्रांति की संज्ञा दी गई। ध्यातव्य कि 1964-65 में देश में सघन पशु विकास कार्यक्रम चलाया गया था। इसके अंतर्गत श्वेत क्रांति लाने के लिए पशु मालिकों को सुधरे हुए तरीकों का एक पैकेज प्रदान किया है। उत्तरोत्तर इस कार्य को नई दिशा तथा गति देने के क्रम में ऑपरेशन फ्लड, आप सभी को अभी कुछ देर पहले ये चीजें डिस्कस की गई। ऑपरेशन फ्लड जब भी पूछा जाए तो ये दुग्ध उत्पादन से या दुग्ध क्रांति से। ध्यातव्य है कि ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये भी प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। विश्व का सबसे बड़ा संभावित डेयरी विकास कार्यक्रम है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम। 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा प्रारंभ किया गया था। अमूल का पहला रोबोटिक डेयरी प्लांट, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। अच्छा एक चीज इसमें है कि जो वर्गीज कुरियन है ऑपरेशन फ्लड के दुग्ध क्रांति के जनक, तो ये अमूल दूध से ही है। किससे? अमूल दूध से। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अमूल का पहला रोबोटिक डेयरी प्लांट है। भारत की सबसे बड़ी दुग्ध प्रसंस्करण डेयरी कंपनी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन लिमिटेड ने एक रोबोटिक दूध प्रसंस्करण संयंत्र डेयरी का आरंभ 31 अक्टूबर 2013 को मुंबई से 50 किमी दूर विरार इलाके में किया। प्रचालन पूरी तरीके से रोबोट पे आधारित है और इस तरीके से ये देश का पहला वो है जो रोबोट पे आधारित है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। हालांकि जो नए नए इसमें स्कीम वगैरह चलाई जाती है, योजनाएं आती हैं, तो अपडेटेड करंट अफेयर में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। अच्छा, आप अभी हमने डिस्कस किया जो इसके पितामह है या जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। कंप्लीट जो श्रेय है इन्हीं को दिया जाता है। भारत में बैंकिंग का इतिहास, अब हम यहाँ पे देखेंगे बैंकिंग। आपके जो
सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। भारत में 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना अलेक्जेंडर कंपनी द्वारा कोलकाता में की गई थी। यह भारत में स्थापित पहला बैंक है। कौन सी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1881 में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई। यह भारतीयों द्वारा, देखिए अच्छा एक चीज मैं बता रहा हूं, बैंकिंग का जो इतिहास है, जो बैंकिंग का इतिहास है, उसमें कई बार हमें डाउट होता है, लेकिन डाउट आपको इस आधार पे नहीं करना है कि कई सारे बैंकिंग प्रणाली या बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत या कुछ भारतीयों के द्वारा, कुछ अंग्रेजों के द्वारा इस तरीके से की गई। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके यहाँ पे लिख दिए गए हैं, तो इस वजह से ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या हमने बताया, भारत में 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कंपनी किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कंपनी द्वारा कोलकाता में की गई। यह भारत में स्थापित पहला बैंक है। लेकिन जो 1881 में हमारा अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना हुई, यह भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक था। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई, जो भारतीयों द्वारा स्थापित एवं पूर्ण रूप से संचालित पहला बैंक था। अच्छा, ये जो प्रश्न है यह भारतीयों द्वारा सीमित देयता के आधार पर। सीमित देयता क्या होता है? सीमित देयता का मतलब होता है कि कुछ जो इसमें इन्वेस्टमेंट रहा है वो किसी दूसरे ने या फॉरेन कंपनी ने की और कुछ भारतीयों ने की थी। लेकिन जब 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई, यह पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा और पूर्ण रूप से संचालित भारतीयों द्वारा था, मतलब कंप्लीट इन्वेस्टमेंट भारतीयों का था। देश में निजी अंशधारियों द्वारा 3 प्रेसिडेंसी बैंकों का स्थापना की गई। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास 1843 की स्थापना की गई। तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। और यही इंपीरियल बैंक जो होती है जुलाई 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में बन जाती है। और लगातार बैंकों का मर्जर चालू है, ठीक है। अभी तक जो है वो भारत में 12 जो सबसे टॉप बैंक हैं उनको उसमें मर्ज करके कर दिया गया। आगे हम ये सब सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज और है, ये मैंने बता दिया आप सभी को, इंपीरियल बैंक भारतीय स्टेट बैंक बन गया था। हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा के आधार पर या अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना की, जिसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। जुलाई 1969 तथा अप्रैल 1980 में क्रमशः निजी बैंक 14 बैंकों तथा 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। जुलाई 1969 में निजी बैंक के स्थापित करने में प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसे 1993-94 में समाप्त कर दिया गया था। 4 सितंबर 1993 द्वारा सरकार द्वारा न्यू बैंक ऑफ इंडिया का नेशनल बैंक में विलय कर दिया। विलय जो मर्जर की प्रक्रिया है वो लगातार चल ही रही है और ये भी आशा की जा रही है कि इन फ्यूचर लगभग 7-8 सालों के बाद में भारत में 3 से 4 सबसे बड़े बैंक हो जाएंगे, बाकी सारे बैंक को मर्ज कर दिया जाएगा। हमने क्या क्या डिस्कस किया? 1935 में एसबीआई की स्थापना, सॉरी आरबीआई की स्थापना होती है। आरबीआई की स्थापना, आरबीआई को हम डिटेल में भी देखेंगे। कई बार पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी, तो 1934 के एक्ट के द्वारा की गई थी। 1969 में आरबीआई का क्या कर दिया गया था? नेशनलाइजेशन, बोले तो राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। उसके बाद इसमें बताया गया कि 1969 और 1980 में 1969 में 14 बैंकों का और दोबारा 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 1969 के बाद में जब मर्जर कर दिया गया था तो बैंकों के मर्जर पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसको 1993-94 में खत्म कर दिया गया था और 93 में ही न्यू बैंक ऑफ इंडिया का नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया था। पिछले वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स में 2 सेक्शन डिस्कस किया है। पहला तो आप सभी का बेसिक डिटेल डिस्कस किया गया था, जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं डिस्कस की गई थी। साथ में उसके बाद योजना को बंद करके नीति आयोग चालू किया गया था। फिर दूसरे वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो हमारा इंडिया का जो इकोनॉमिक बेस है वो किस टाइप की अर्थव्यवस्था है, वो मिश्रित है। पूरे उसके मापदंड हमने देखे थे, लक्षण पूरे देखे थे, क्या क्या चीजें हो सकती थी। उसके बाद हमने बैंकिंग का इतिहास देखा था कि भारत में पहली बैंक कौन सी थी, फिर उसके बाद सीमित देयता के आधार पर कौन सी बैंक थी, फिर पूर्णतः भारतीयों के आधार पर कौन सी बैंक थी, फिर आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ, उसका जो स्थापना हुई वो कब हुई, आरबीआई के किस एक्ट से उसकी स्थापना हुई, ये सारा कुछ चीजें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। सब कुछ चीजें आप सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस की जा रही है। साथ ही साथ एक चैप्टर सेक्शन खत्म होने के बाद में आपको 50 से 100 क्वेश्चन की सीट दी जा रही है, और ताकि इतनी प्रैक्टिस आप कर लो कि कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर ना देखने को मिले। और साथ ही में जो भी मित्र हमारे बैच को ज्वाइन कर रहे हैं, सारा कुछ डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिया जा रहा है। ग्रुप में ऐड करने के बाद डेली बेसिस पे आपके टॉपिक के हिसाब से सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको डेली टारगेट दिया जाता है। उसमें 50 क्वेश्चन डेली लाइव टेस्ट कराया जाता है, जिसमें आपको सभी को रैंकिंग भी दी जाती है। जो भी बच्चे ज्वाइन किए हैं उन सभी लोगों को ये चीजें डेली बेसिस पे मिलती है। चलिए डिस्कस करते हैं भारत में बैंकिंग की संरचना, बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में वाणिज्यिक बैंक 2 प्रकार के होते हैं, पहला अनुसूचित बैंक है, दूसरा गैर अनुसूचित बैंक। अब धीरे धीरे इनकी परिभाषा देख लेते हैं, किस बेस पे आधारित है। वाणिज्यिक बैंक जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 और इसी के अकॉर्डिंग मतलब आरबीआई की स्थापना भी हुई थी।
दूसरी अनुसूची में सम्मिलित होते हैं। किसमें? दूसरी अनुसूची में सम्मिलित होते हैं। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछे भी गए हैं और सारी चीजों की इसी बेस पे तैयार भी किया गया। इस बैंक की परिधि पूंजी तथा रक्षित निधियों को कुल 5 लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए। हालांकि टाइम के हिसाब से इस चीज को इंक्रीज और डिक्रीज किया गया है, मतलब ऐसा इंक्रीज किया गया, डिक्रीज करें। इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह आश्वासन देना होगा, इससे क्रिया जमाकर्ताओं के हितों के विरुद्ध नहीं होगी। ठीक है, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके थ्रू जो भी नई नई चीजें अपडेट होती है या जो भी टर्म कंडीशन है आरबीआई की, उस बेस पे इनको खराब करना है। कुल मिला के इसका एग्रीमेंट इनको देना भी पड़ता है लिखित। ठीक है, यह राज्य सहकारी बैंक या कंपनी 1955 की धारा 3 ने परिभाषित कंपनी या केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत संस्था या एक निगम या भारत से बाहर किसी देश में लागू कानून के अंतर्गत स्थापित कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, गैर अनुसूचित बैंक क्या होता है? इसमें इस सूची में वे बैंक शामिल किए जाते हैं जो दूसरी अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। अच्छा, बस केवल इनकी परिभाषा इसी बेस पे। अब देखिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे जो बैंकिंग से पूछे जाते हैं वो सबसे पहले हो गया बैंकिंग का मतलब वो जो है शुरुआती दौर, बेसिक डिटेल्स जो हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया। और उसके बाद आप सभी को बताया था कि जो बैंकों का मर्जर किया गया था उसको 1955 जुलाई 1 जुलाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिवस भी मनाया जाता है। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था। इसके अंतर्गत 8 बैंक शामिल थे, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर दोनों के कार्यक्षेत्र को एक होने की वजह से मिला दिया गया था। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, इस टाइप के बैंकों का मर्जर किया गया था जो उस टाइम बैंक है, और अभी हाल ही में जो बैंकों का मर्जर किया गया है उसको भी हमने यहाँ पे लेने का प्रयास किया, डिस्कस करने का प्रयास किया। बैंकों को ब्रीफ सूची में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का अगस्त 2008 में, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का अगस्त 2010 में, एसबीआई में विलय कर दिया गया था। 5 सहायक बैंक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और त्रावणकोर के साथ साथ भारतीय महिला बैंक का 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई में विलय हो गया। अच्छा, ये सब बताने का मकसद क्या था मैं आपको बताऊं, ये कभी भी नहीं क्वेश्चन पूछा है आज तक, शायद 1-2 बार पूछा होगा, तो फिलहाल नहीं पूछता कि स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय एसबीआई में कब हुआ या 5 सहायक बैंक जो थे उनका विलय कब किया गया। एक प्रश्न अभी तक 2-3 बार पूछा गया है, क्या भारतीय महिला बैंक का एसबीआई में, भारतीय महिला बैंक का एसबीआई में विलय कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 2017। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, या एक क्वेश्चन आपको ये याद रखना होता है कि 5 सहायक बैंक जो थे और उनका भारतीय महिला बैंक के साथ में जो विलय हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कब किया गया था, तो वो 1 अप्रैल 2017 को आपको याद रखना है। अच्छा, राष्ट्रीय बैंकों की सूची जो है यहाँ पे मेंशन कर ही दी गई है, 19 जुलाई 1999 को किया गया था। ये सब सारा कुछ देते हैं जो कि आपको देखना, ध्यान रखना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये भी बताया गया था 5 अप्रैल 1980 को 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वर्तमान में राष्ट्रीय बैंकों की संख्या 12। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। भारतीय रिजर्व बैंक, हमने कहा था कि आपसे थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। भारत का केंद्रीय बैंक है, इसकी स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के टू अधीन 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी के साथ हुई थी। ठीक है, 5 करोड़ की यह राशि रुपए सब मूल्य के 5 लाख शेयरों में विभाजित की गई थी। प्रारंभ में इस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में था। कहाँ था? कोलकाता में। लेकिन 1937 इसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। प्रारंभ में ये बैंक ये निजी बैंक के रूप में काम करता था, लेकिन 1 जनवरी 1949 को जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, यह एक सार्वजनिक बैंक के रूप में हो गया। पूरे भारत में क्षेत्रीय कार्यालय अवस्थित है। यह सामान्य प्रबंधन निर्देशन का कार्य 20 सदस्यों के एक केंद्रीय निदेशक मंडल के द्वारा किया जाता है। इन 20 सदस्यों में देखिए कौन कौन शामिल होते हैं। इसमें एक गवर्नर होते हैं जो कि आपके शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, उसके बाद 4 गवर्नर होते हैं। ठीक है, एक वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारी होता है और 10 भारत सरकार द्वारा नामित निर्देशक होते हैं जो देश के आर्थिक जीवन से संबंधित रखते हैं, तथा 4 स्थानीय बोर्ड, मारवाड़ी बोर्ड का दिल्ली चेन्नई के सदस्य होते हैं। वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में, इसके गवर्नर शक्तिकांत दास। अच्छा, एक चीज मैं आप सभी को बता दूं, क्या बताना है इसमें, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं कि आरबीआई की जो गवर्निंग बॉडी होती है निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य शामिल नहीं होता, या निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं होता, कौन शामिल नहीं होता। तो गवर्नर होते हैं, 4 गवर्नर होते हैं, ये विकल्प में नहीं दिया जाता है क्योंकि इतना सबको पता होता है। लेकिन जो होता है उसमें एक वित्त मंत्रालय द्वारा तैयारी, 10 भारत सरकार द्वारा नामित निर्देशक होते हैं जो आर्थिक जीवन से संबंध रखते हैं, तथा 4 स्थानीय बोर्ड, मारवाड़ी, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई के सदस्य होते हैं। वर्तमान में
मतलब इतना याद रखना गवर्नमेंट बॉडी में कौन कौन होते हैं। चलिए, भारत में बैंकिंग सुधार से संबंधित समितियां, ये भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किसको, वर्मा समिति। वर्मा समिति की सिफारिशें क्या रही थी, ठीक है, उसको देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों को पुनर्जीवन देने हेतु रिजर्व बैंक ने वर्मा समिति का गठन किया गया था, जिसकी सिफारिशें 4 अक्टूबर 1996 को सार्वजनिक कर दी थी। समिति के अनुसार कमजोर बैंकों जैसे यूको बैंक, इंडियन बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के संचालनात्मक पुनर्गठन के लिए ऐसी रणनीति अपनाई जानी चाहिए जिसमें एक और तो लाभप्रदता में वृद्धि हो जाए, इन बैंकों को पुनः कामकाज में तौर तरीके सुधार लाने के साथ साथ मौजूदा भावी गैर निष्पादक परिस्थितियां, जिसको आप बोलते हैं क्या, एनपीए वगैरह भी हम आप सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होते हैं और इनका ड्यूरेशन जो होता है, जो एकदम कंप्लीट दिवालिया जैसा हो जाता है, फिर क्या ड्यूरेशन होता है, जो ईयर टर्म हो जाता है, वो सारी चीजें हम आप सबके साथ डिस्कस करेंगे। प्रभाव में कमी लाने में, दूसरी लागतों में कमी लाने के लिए अलाभकारी व्यवसायों को छोड़ने के साथ साथ अपने कर्मचारी की लागतों में कमी लानी। तो ये इनके वर्मा समिति सिफारिशें थी। क्वेश्चन के माध्यम से इसको जब हम करवाएंगे तो एकदम क्लियर कट हो जाएगा। अगला है आपका गाइडपुरिया समिति। इन्होंने क्या सुधार या क्या जो सिफारिश की थी किया था, बैंकों में ग्राहक सेवा की गिरते स्तर को सुधारने के लिए, ग्राहक सेवा के गिरते स्तर को सुधारने के लिए सितंबर 1990 में भारतीय स्टेट बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष श्री एम.एन. गाइडपुरिया की अध्यक्षता में समिति की गठन की थी। 5 दिसंबर 1991 को समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ पे ठीक है, ग्राहकों की सेवा के स्तर में सुधार करने के लिए क्या किया गया था, गाइडपुरिया समिति का गठन किया गया था। ये तत्कालीन भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, ठीक है। अगला देख लेते हैं, बैंकिंग सुधार हेतु नरसिम्हन समिति की सिफारिशें क्या दी है। यहाँ देख लेते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्तीय क्षेत्र के सभी पहलुओं में सुधार के लिए एम.एन. नरसिम्हन की अध्यक्षता में समिति गठित की थी। पुनः इन्हीं की अध्यक्षता में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम की समिति का गठन किया गया था। तो कुल मिलाकर नरसिम्हन समिति बैंकिंग क्षेत्र में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को लेकर जो सुधार था उसकी सिफारिश की थी। दामोदरन समिति की सिफारिशें क्या थी, सेबी के पूर्व अध्यक्ष एस दामोदरन ये देखता वाली समिति अपनी रिपोर्ट 2011 में जारी की, बैंकिंग सेवा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की थी। देखिए इसमें देख लेते हैं, क्योंकि ये नरसिम्हन समिति बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके कई सारी ऐसी सिफारिशें थी जिनको आज भी हमारे बैंकिंग सेक्टर में अप्लाई किया गया है। इसमें बचत खातों में चेक बुक होता है, इसको चेक बुक तथा एटीएम कार्ड जैसे सुविधाओं के लिए खाते में न्यूनतम बैलेंस को समाप्त करने का सुझाव दिया है। कुछ बैंकों ने किया, बाकी बैंक इसी बेस पे पैसे की बहुत होते हैं। पासबुक भरने जैसे अन्य आवश्यक सेवाएं खाताधारकों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। अब ये होता है, जैसे कि मैंने बताया ना, इन सब चीजों को अप्लाई किया गया। सावधि जमाओ जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं खाताधारकों को बिना अनुमति के ये स्वतः ही रिन्यू नहीं किया जाए, ठीक है। क्योंकि लोग रिन्यू करते हैं, फिर आप टाइम से जाओ तो उसका जो फिक्स डिपॉजिट का जो परसेंटेज होता है वो आपको नहीं मिलता। बचत खाते में जमा राशि के लिए उपलब्ध बीमा जो सुरक्षा हो वो 1 लाख रुपए की 5 लाख रुपए तक की जमाओं पर उपलब्ध कराई जाए। अगला है, होम लोन चुकता होने के पश्चात संबंधित संपत्ति कागजात उसके स्वामी को 15 दिन के अंदर बैंक द्वारा लौटा दिया जाए। ये थी कंप्लीट अपडेट। देखिए आगे है हमारा जो 1991 में आर्थिक सुधार, उसके बाद की अर्थव्यवस्था, जीएसटी एवं आर्थिक सुधार, ठीक है। 1991 देखिए ये आर्थिक सुधार आपको दो बार दिखता होगा, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है जो कमीशन के द्वारा ये सिलेबस के पॉइंट रखे गए हैं वो सिर्फ कंपेयर के बेस पे है। इसके 1991 में क्या ऐसी नीति थी जिसमें अचानक से हमारी जो 40-50 साल की पॉलिसी आ रही थी उसमें चेंज देखने को मिला, और उसके बाद वर्तमान में 2014 या 14 के बाद में जो आर्थिक सुधार की गई कौन सी योजना अप्लाई की, उन सब सारी चीजें। 1991 में आर्थिक सुधार, उसके बाद की अर्थव्यवस्था, जीएसटी जो रिसेंट में रिफॉर्म हुआ है और आर्थिक सुधार जो नए रिफॉर्म हुए हैं उन सभी को देखेंगे। देखिए एक चीज ये है कि हम सिर्फ 1991 की आर्थिक सुधार को क्यों देखना चाह रहे हैं, क्योंकि उस समय ऐसा कुछ हुआ था जो 40 से 50 साल चल रही जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी थी, नीतियां थी, उसमें कुछ रिफॉर्म करके कुछ बदलाव करके नया कुछ लाया गया था 1991। इसलिए हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद की अर्थव्यवस्था में क्या क्या चेंजेस हुए वो सारी चीजें डिस्कस करें, सब कुछ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप एवं विशेषताएं। 1991 में देश में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत होने के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप और विशेषताओं में परिवर्तन होना शुरू हो गया। क्या हुआ था वो देखते हैं। 1991 के पहले भारतीय अर्थव्यवस्था नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। किस पे आधारित था भैया? नेहरू महालनोबिस मॉडल पे,
जिसे नियोजित और नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता था, परंतु 1991 में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति लागू हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था में मौलिक परिवर्तन देखने को मिला। भारतीय अर्थव्यवस्था में आदेशात्मक नियोजन के स्थान पर सांकेतिक नियोजन को अपनाया गया। किसको? आदेशात्मक नियोजन के स्थान पर सांकेतिक नियोजन को। फलतः भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकारी नियंत्रण और हस्तक्षेप कम होने लगा। भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजित होने के साथ साथ मुक्तता की ओर अग्रसर हुई और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का रूप ग्रहण करने लगी। 1991 के पहले जो हमारी योजना थी, सॉरी इकोनॉमिक्स थी, वो नेहरू महालनोबिस टर्म पे आधारित थी, लेकिन 1991 के बाद में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल पे आधारित कर दी गई, जहां अर्थव्यवस्था जो हमारी थी वो आदेशात्मक नियोजन के आधार के स्थान पर सांकेतिक नियोजन को अपना लिया गया था। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य ये क्या थे, इसको हम देख लेते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2000 में सहस्त्राब्दी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस संदर्भ में राष्ट्र संघ के 193 सदस्य, अब धीरे धीरे इनकी संख्या जो बढ़ती जा रही है लगातार, जो नए नए टर्म है और जो नए नए देश हैं, उन सभी को हम लोग करंट अफेयर के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। इसमें जब हमारी करंट अफेयर की वीडियो आएगी, इसमें सब कुछ मर्ज होगा और जो पीडीएफ दी जाएगी उसमें सारे नए टर्म्स अवेलेबल कराए जाएंगे। इसमें 28 अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा 2015 तक 8 लक्ष्यों को प्राप्त करने की सहमति व्यक्त की गई थी। उक्त 8 लक्ष्य इस प्रकार हैं, ये पूछा गया है कई बार और आपको ध्यान रखना है। और एसडीजी 17 जो है उसको बिल्कुल याद रखना है। पीसीएस, आईएएस ऐसे कोई सा भी एग्जाम नहीं होता जिसमें कहीं ना एक बार क्वेश्चन जरूर रहता है उसमें, और पीसीएस जैसे एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो जरूर रहते हैं जो एसडीजी 17 है, ठीक है। पूरा ज्यादातर उसमें 6-7 इंपॉर्टेंट है, वही हर बार पूछता है। गरीबी और भुखमरी का पूर्णतः उन्मूलन, प्राथमिक शिक्षा, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, शिशु मृत्यु दर, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, मातृत्व स्वास्थ्य, एचआईवी एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों की रोकथाम, विकास के लिए वैश्विक भागीदारी। अच्छा, ये क्या था? सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के अंतर्गत जो 2015 में 8 लक्ष्यों का वो रखा गया था, प्राप्त करने की सहमति व्यक्त की थी। निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? इस आधार पर प्रश्न पूछे गए। सतत विकास की अवधारणा क्या है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। सतत विकास ये कॉन्सेप्ट के रूप में कई बार पूछा गया है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें उपलब्ध संसाधनों का इस तरह उपयोग किया जाता है कि वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के साथ ही भावी पीढ़ी की जरूरतों में भी कटौती न होने पाए, इसी को क्या बोलते हैं? सतत विकास। सतत विकास की अवधारणा का उदय कैसे हुआ था, किसने किया था, वो सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सतत विकास की अवधारणा का उदय सकल कार्टसन द्वारा, किसके द्वारा? सकल कार्टसन द्वारा लिखित पुस्तक द साइलेंट स्प्रिंग, किसके द्वारा? द साइलेंट स्प्रिंग 1962 में दिए गए विचारों को माना जाता है। इस पुस्तक में डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनल ट्राइक्लोरो इथेन जैसे कीटनाशक के स्थान पर कीटनाशक के नुकसान की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया था। 1968 में जीव विज्ञान शास्त्री पॉल इलरिच, कौन? पॉल इलरिच ने अपनी पुस्तक पॉपुलेशन बम में मानव जनसंख्या, संसाधन, दोहन, पर्यावरण के मध्य संबंधों पर प्रकाश डाला था। ये थी इसकी कंप्लीट डिटेल्स जिसमें इससे प्रश्न पूछे गए थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सतत विकास की अवधारणा किसने दी थी? सकल कार्टसन द्वारा दी गई थी। इनकी पुस्तक कौन सा था? साइलेंट स्प्रिंग था। और 1962 में इन्होंने डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनल ट्राइक्लोरो इथेन जैसे कीटनाशकों के नुकसान की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करा गया था। और 1968 में जीव विज्ञानी जो थे, जीव विज्ञान शास्त्री पॉल एलरिच ने अपनी पुस्तक पॉपुलेशन बम में मानव जनसंख्या, संसाधन, दोहन, पर्यावरण के मध्य संबंधों पर प्रकाश डाला था। इनके बुक से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, जैसा कि आपने प्रीवियस ईयर में देखा होगा। हरित अर्थव्यवस्था, अब ये क्या है भैया? चलो देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप जिसमें पर्यावरण जोखिमों, क्या चीज? पर्यावरण जोखिमों एवं पारिस्थितिकी नुकसान को कम करते हुए उत्पादन में विकास पर ध्यान दिया जाता है, हरित अर्थव्यवस्था कहलाता है। इस अर्थव्यवस्था का मूल लक्ष्य बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए सतत विकास करना है। ग्रीन जीएनपी क्या है? यह टर्म कई बार पूछा जाता है। किसी दी हुई समय अवधि में उत्पादित की जाने वाली समस्त जीएनपी जो कि पर्यावरण के संपूर्ण मानकों को ध्यान में रखते हुए उत्पादित की गई है, ग्रीन जीएनपी कहलाती है। इसका प्रारंभ 1995 में किया गया था। अच्छा, एक टर्म और आपको हम यहां से बता देना चाहते हैं कि जब भी उसको आगे वाले टर्म में ऐड कर देंगे क्योंकि ये थोड़ा सा इससे संबंधित नहीं है, आगे कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास सम्मेलन 2015 और इससे सतत विकास लक्ष्य जो थे उसको यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, ये जो अवधारणा थी
पेरिस कन्वेंशन उसके बाद की है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन का आयोजन न्यूयॉर्क में 20 से 27 सितंबर 2015 को हुआ था। इस सम्मेलन में आगामी 15 वर्ष में गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, जो SDG 17 है, SDG 17 है, उसमें कई बार मतलब अधिकांशतः इन्हीं ये कि मतलब SDG में इनका क्रम आप याद रख लिएगा, कई बार एग्जाम में सिर्फ यही पूछा गया है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, विकास लक्ष्य को आधिकारिक तौर पे अपना लिया गया। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के 150 सदस्य देशों ने इस लक्ष्य को मंजूरी दी। सतत विकास लक्ष्य में उन बिंदुओं को शामिल किया गया जो विभिन्न देशों को अगले 15 वर्ष तक उनके नीति के आकार देने में सहायता तो करेगा ही, साथ ही वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराया जाएगा। वित्तीय सहायता, अच्छा देखो, किन देशों को उपलब्ध कराया जाएगा? ऐसे देश जो इन विकास लक्ष्यों को मतलब अडॉप्ट करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है, इकोनॉमिक जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म है या इकोनॉमिक जो नीतियां हैं, उनके लिए उनके पास में सफिशिएंट मनी नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के एक पॉलिसी ये भी है कि ऐसे देशों को सपोर्ट किया जाता है इकोनॉमिक टर्म पे। सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण कठिनाई को दूर करेगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1 जनवरी 2016 से हो गई है। सतत विकास लक्ष्य को वर्ष 2000 में अपनाया गया, सहस्त्राब्दी लक्ष्य विकास के स्थान पर अपनाया गया है। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य की समय सीमा 2015 में समाप्त हो गई, जैसा कि ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस किया था। 17 विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और यहां हम डिस्कस करने जा रहे थे, जो मैंने आपको ऊपर बताया कि आगे वाले टर्म में ऐड कर देंगे, तो ये ऑलरेडी ऐड हुआ है। वहां हम डिस्कस करना चाह रहे थे पूरे 17 जो आपके SDG थे। गरीबी के सभी स्वरूपों को समाप्त करना। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ऐसे इनका पूरा क्रम लिख लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा, पूरा नहीं याद रखना। गरीबी, भूखमरी, स्वस्थ जीवन, समावेशी समानता, ठीक है, जल, ठीक है, ऊर्जा, लिंग आधारित समानता, इस हिसाब से अगर आप याद करेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। गरीबी के सभी स्वरूपों को समाप्त करना, भूखमरी को समाप्त करना तथा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना, स्वस्थ जीवन को सुनिश्चित करना, समावेशी समानता पर आधारित शिक्षा को सुनिश्चित करना, जल की उपलब्धता एवं सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करना। छठवां है ऊर्जा की एक मिनट, हाँ, ऊर्जा की वहनीय, विश्वसनीय और सतत उपयोग को सुनिश्चित करना। लिंग आधारित समानता को सुनिश्चित करना तथा महिलाओं को सशक्तिकरण, इसमें महिलाओं का सशक्तिकरण करके इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। समावेशी सतत विकास को प्रोत्साहित करना। स्थिति स्थापक आधारभूत संरचना, क्या है? आधारभूत संरचना के निर्माण को सुनिश्चित करना। समावेशी एवं सतत औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करना। देशों के अंदर व्याप्त असमानता को समाप्त करना। शहरों को मानव के उपयोगी, सुरक्षित, समावेशी और सतत बनाना। सतत उत्पादन उपभोग को सुनिश्चित करना। जलवायु परिवर्तन, इसके प्रभाव पर तुरंत कार्रवाई को सुनिश्चित करना। और ये सबसे क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्रम इनका याद रखना, ठीक है। समुद्र महासागर के सतत उपयोग को सुनिश्चित करना। पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षा प्रदान करना। सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए सभी को न्याय सुनिश्चित करना। ग्लोबल पार्टनरशिप को बढ़ावा देना। ये थी कंप्लीट 17, आपको याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अच्छा, थोड़ा सा हम इसमें करेक्शन करवा देंगे, पता है क्या, इसको शॉर्ट में लिखवा देंगे कि ताकि आपको मतलब लर्न करने में आसानी रहे। आइडियो आ रही है ना भैया? ठीक है, हाँ, अब ये देख लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स वर्क्स कई बार पूछा गया है, ये क्या है इसको देख लेते हैं। आर्थिक विकास तथा प्रदूषण के केंद्रीकरण के मध्य पाए जाने वाला संबंध का रेखीय चित्रण पर्यावरणीय कोऑर्डिनेट्स वक्र कहलाता है। आर्थिक विकास जैसे जैसे तेज होता जाता है, शुरू में औद्योगिकरण के कारण उत्पन्न उत्पादन संरचना के प्रभाव के कारण प्रदूषण में वृद्धि होती है, परंतु प्रति व्यक्ति आय के एक निश्चित स्तर पर या विकास के एक निश्चित स्तर के बाद पर्यावरणीय वस्तुओं तथा सेवाओं के संबंध में आय मांग की सोच की अधिकता के कारण पर्यावरणीय केंद्रीकरण कम हो जाता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, कोऑर्डिनेट्स वक्र से आज तक क्या प्रश्न पूछा गया पता है? ये क्या चीज है या किस चीज को रेखांकित करता है, किस चीज का चित्रण करता है? आर्थिक विकास तथा प्रदूषण के केंद्रीकरण के मध्य पाया जाने वाला संबंध रेखीय चित्रण जो होता है वो पर्यावरणीय कोऑर्डिनेट्स वक्र कहलाता है। बस इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ कुछ योजनाएं हैं, आप सभी के साथ डिस्कस कर लिया जा रहा है, क्योंकि आर्थिक सुधार में जो योजनाएं थी मेंशन करा गया था। जयप्रकाश नारायण गारंटी योजना 2002 में शुरू की गई थी, जो गरीबों और जरूरतमंदों के लिए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जो हम थोड़ा सा सर्किल या गोला सर्किल या ट्रायंगल बनाते थे, उसको आप याद रखिएगा क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री, ये अब नहीं पूछा जाता। राष्ट्रीय ग्रामीण आय आजीविका मिशन जो है 2 जून 2011 को स्टार्ट करी गई थी।
सभी ग्रामीणों परिवार को संगठित करना, उन्हें ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लाभप्रद स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ताकि इनका पलायन शहरों की ओर बहुत ज्यादा ना हो। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ये ग्रामीण थी, ये शहरी थी। शहरी वाले क्या था 2013 में, कौशल और विकास ये सब चीजें उपलब्ध कराना इनके लिए था। स्किल इंडिया मिशन 2014। और अच्छा 2014 के बाद से जितनी भी योजनाएं हैं उन सब चीज को याद रखना जरूरी है। थोड़ा सा कुछ और जरूरी चीजें इसमें हम ऐड करवा देंगे, जो अभी नई नई कुछ पॉलिसी है, हालांकि इसको हमने करंट अफेयर वाले टर्म में ऐड करवाया है, लेकिन यहाँ भी ऐड करवा देंगे। दीनदयाल उपाध्याय श्रमयोगी 2014 में किया गया था। श्रमिकों के लिए विभिन्न पहले थे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में, किशोर एवं तरुण रेडी योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का ऋण नए उद्यम चालू करने के लिए। स्टार्टअप इंडिया 2016 में, नए उद्यमों को बढ़ावा देना। स्टैंड अप इंडिया कई बार पूछा गया, पीसीएस में भी कई बार रिपीट किया गया है प्रश्न। और अधीनस्थ सेवा चयन में अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमियों को इकाई की स्थापना है, तो मतलब नई इकाई उद्यम इकाई जो है स्थापना 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का ऋण, और ये ऋण कौन उपलब्ध कराया जाएगा, सिडबी के द्वारा। ठीक है, हेडक्वार्टर मेंशन कर दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। प्रवासी कौशल विकास योजना 30 जनवरी 2017 को प्रवासी भारतीयों के लिए कौशल विकास के थ्रू। वरिष्ठ पेंशन योजना 2017, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 24 जनवरी 2017 को वरिष्ठ पेंशन योजना 2017 ठीक है शुरू करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। यह योजना वित्तीय समावेशन सामाजिक सुरक्षा हेतु सरकार की प्रतिबद्धता का एक भाग है। यह योजना बाजार की अनिश्चितता के कारण वृद्धावस्था के दौरान 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के ऊपर के लोगों को भविष्य में उनकी ब्याज आय में गिरावट से बचाने के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी। इस योजना चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय जीवन बीमा के माध्यम से लागू की जाएगी, या जो प्रोवाइडेड एजेंसी होगी वो क्या होगी, LIC होगी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या हो गया, 2015-16 में शुरू की गई। अच्छा 15-16 ये लास्ट में थी, फाइनेंशियल ईयर के थ्रू थी। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का मूल उद्देश्य देश की जनता को विपत्ति में सहायता देना। इस योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष की आयु के बीच कोई भी उठा सकता है। इस योजना में वार्षिक प्रीमियम जो है 330 रुपए। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दीजिए आप लोग, 330 रुपए से चेंज करके कितना करी गई है, ठीक है, और कितने % भी बता सकते हैं। दुर्घटना या स्वाभाविक होने पर दुर्घटना के बाद में या हाफ विकलांगता या पूर्ण विकलांगता होने पर 2 लाख रुपए की राशि प्रदान करी जाएगी। और इसमें आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना कितनी प्रीमियम राशि को बढ़ा दिया गया है, कितना %। हालांकि जो आपको करंट अफेयर अवेलेबल करा जाएगा उसमें ऐड कर दिया गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी फाइनेंशियल ईयर उसी में शुरू की गई थी। 1 साल में नवीकरण की जाने वाली योजना थी। 2 लाख तक का आंशिक या अस्थायी निःशक्तता जो होती है, ठीक है, दुर्घटना मृत्यु निःशक्तता बीमा योजना है। यह 18 से 70 वर्ष की आयु की सभी बचत खाता धारकों के लिए। इस योजना के लिए उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 12 रुपए का प्रीमियम भरना पड़ेगा। अब ये कितना कर दिया गया है, 20 कर दिया गया। पहले का कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों की पेशकश की इच्छा रखने वाली अन्य सामान्य बीमा कंपनियां लाएंगी। सरकार की नवीनतम योजना एक दृष्टि में देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। नमामि गंगे जो योजना है नदी की स्वच्छता के लिए, स्वच्छ भारत मिशन सबसे बड़ा ये कैंपेन चलाया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। 2019 तक देश को स्वच्छ भारत के रूप में प्रस्तुत करना। ग्रामोदय से भारत उदय 14 से 24 अप्रैल 2016 को। आगे सांसद आदर्श ग्राम योजना, हमेशा इसकी डेट ही पूछता है, याद रखिएगा 2014। प्रत्येक सांसद द्वारा ये सांसद कर लीजिएगा 2016 तक एक तथा बाद में 2019 से 2 गांव का विकास करना या उनको गोद लेना था। अमृत मिशन, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है, तो अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। 25 जून 2015 को स्थापित किया गया, मतलब शुरुआत की गई थी। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में आधारित संरचना और सुविधाओं का विकास करना है। स्मार्ट सिटी योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 25 जून 2015 को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल अर्बन मिशन 21 फरवरी 2016 को। हृदय, फुल फॉर्म देख लीजिएगा, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन, ठीक है, योजना। डिजिटल इंडिया, ध्यान रखिएगा। स्टार्टअप इंडिया डिस्कस किया जा चुका है। डिजिटल इंडिया का आप मेंशन करके बताइए कि कौन सी ईयर में चालू किया गया था, डेट भी। जनधन योजना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, आप सभी को पता होगा, ठीक है। वित्तीय समावेशन को, मतलब ये कई बार पूछा गया है कि किस चीज के लिए चालू किया गया था, तो यह था वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। 2014 में स्थापित कर रही थी। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, ठीक है, 25 सितंबर 2014 को, और इसी को कॉपी करके चाइना ने अपना स्टार्ट किया था। दीनदयाल उपाध्याय श्रमयोगी, ये था 16 अक्टूबर 2014 को। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अभी आप सभी के साथ डिस्कस करी गई है। 9 मई 2015 को 18 से 50 वर्ष के लिए 2 लाख का बीमा
और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 1870, स्वर्ण मौद्रिकरण योजना 5 नवंबर 2015, स्वर्ण बांड योजना 5 नवंबर 2015। देखिए ये दोनों एक साथ स्थापित करी गई थी तीनों। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 4 अप्रैल 2015, ठीक है। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016। फास्टैग ये इंपॉर्टेंट है 31 अक्टूबर 2014 को। आप सभी को पता, देखिए जो के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो उसका एक बेसिक डिटेल्स है जो आप सभी को पता है। प्रत्यक्ष हस्तांतरण योजना, ये थोड़ा सा आप हमको इसको डिटेल में बता दे। सरकारी योजनाओं पर जो देश सब्सिडी होगी वो सीधा लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर होगी। पहल जो योजना थी किस चीज को, एलपीजी सब्सिडी को लेकर थी, सीधे लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित करी जाएगी जो सब्सिडी मिलेगी। उदय उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना 2015 में सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनियां डिस्कॉम को घाटे से उबारना था, ठीक है। इसी के टाइम में थोड़ा सा जो विद्युत वितरण कंपनियां थी उनको प्राइवेटाइजेशन करने के लिए थोड़ी सी मांग उठ गई थी। जुलाई उजाला जो योजना है 1 मई 2015 को बिजली की खपत पर अंकुश लगाने हेतु एलईडी बल्बों का रियायती मूल्य पर वितरण करना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को गरीबी रेखा से नीचे के परिवार को रियायती मूल्य पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। इंद्रधनुष 2015 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सुदृढ़ता के लिए 7 सूत्री मिशन योजना थी। कौन सी थी? इंद्रधनुष योजना। आगे देख लेते हैं क्या है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना नेशनल अर्बन मिशन 21 फरवरी 2016 को गांव का क्लस्टर आधारित विकास। सक्षम योजना 28 सितंबर 2016 देश भर प्रत्यक्ष कर प्रणाली के लिए एक नया नेटवर्क तैयार करने। उड़ान उड़े देश का नागरिक 21 अक्टूबर 2016 को देश के छोटे शहरों में रहने वाले अधिक लोगों की हवाई यात्रा, अधिक से अधिक लोगों को हवाई यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने का कब स्टार्ट किया गया था? 2016 में। प्रधानमंत्री युवा योजना 9 नवंबर 2016 को। डिजिटल गांव योजना 19 सितंबर 2016 को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 30 जनवरी 2017 और आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना 20 जुलाई 2017 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में हमने आप सभी के साथ डिस्कस करा था, फिर से बता दे रहे हैं। इसमें 13 जनवरी 2016 को स्थापित किया, मतलब शुरू किया गया था। खरीफ सत्र 2017-16 के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 21 राज्यों द्वारा लागू किया गया था। अब धीरे धीरे इसको बढ़ा दिया गया है, लगभग सभी राज्यों में हो चुका है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य कार्ड योजना, अच्छा जो स्वास्थ्य है उसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। इसमें सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम थी। 19 फरवरी 2015 को ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरतगढ़ राजस्थान में, अच्छा सूरत नहीं, सूरतगढ़ राजस्थान से शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य अगले 3 साल में 14 करोड़ से अधिक किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना है, यानी हर किसान को एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करा देना है। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना ये काफी चर्चा में थी और जो किसानों के लिए 3 बिल लाए गए थे, ठीक है, उसके दौरान भी ये चर्चा में थी, तो आपको याद रखना है। 14 अप्रैल 2017 को राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ई नाम की प्रायोगिक परियोजना पायलट परियोजना का शुभारंभ किया गया था। शुरू में इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सहित 8 राज्यों के किसान 21 थोक बिक्री बाजारों 25 जिन्सों की ऑनलाइन बिक्री कर सकेंगे। इससे इन्हें व्यापक मंच के माध्यम से अपने उत्पादों को बेचने में बेहतर मूल्य मिलने की संभावना है। तो ये थी कंप्लीट डिटेल। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाँ, अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं और भी जितनी भी जरूरी चीजें हैं वो आपको पीडीएफ के माध्यम से अवेलेबल कराई जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।